कल हम लोगों ने इतनी तेज आवाज क्यों कर रखी है इसकी? अच्छा, कल हम लोगों ने भाग 3 कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, 12 से लेके 35। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 जो हमने लिया है आयरलैंड से, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 है, जिसको आप डीपीएसपी या नीति निर्देशक भी और निदेशक भी तत्व कहते हो। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये कोई ना कोई डायरेक्शन देंगे, तभी इसका नाम डायरेक्टिव पड़ा। प्रिंसिपल्स क्यों पड़ा? ये प्रिंसिपल्स बताएंगे हमें सिद्धांत, निर्देश देंगे हमें थोड़े से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारे आर्टिकल्स हर राज्य को पढ़ के पता होने चाहिए, मर्जी उनकी माने ना माने। हम जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे उसमें मैंने कुछ आर्टिकल बताया था 32 कहाँ की गारंटी कहता था? सुप्रीम कोर्ट। इसका नाम भी क्या था? हाँ, नाम था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यूज तब करना है अगर तुम्हारे कोई मौलिक अधिकारों का शोषण करे। हमने 33, 34, 35 पढ़ा था, याद है? संसद कार्यवाही कर सकती है, मार्शल लॉ में लागू नहीं होंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पर लागू नहीं होते। ये सब चीजें ना नकारात्मक थी। नकारात्मक का मतलब है तुम्हारे अधिकार देश की सरकार के लिए भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि तुम डिमांड करोगे जी हम तो बोलेंगे, हम तो घूमने जाएंगे, हम तो देश में मर्जी करेंगे। सरकार को लगेगा कि ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ये तुम्हारी तो आजादी है, लेकिन सरकार को रोक देते हैं बहुत सारे कामों में, क्योंकि तुम्हारे लिए कौन सा द्वार खोल रखा है? इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। नकारात्मक उनके सेंस में, वैसे नेगेटिव नहीं है। और जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है सकारात्मक। वो किसी के अधिकार को रोकने की, किसी की पावर को कम करने की बात नहीं करेंगे, जिसका नाम क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जितने लोग क्लास में ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, उन्हें आर्टिकल 1 से लेके 35 तक हर एक आर्टिकल आना चाहिए। हर एक को भाग पता हो, आर्टिकल पता हो, उसमें लिखा क्या है ये पता हो। और आज जो क्लास है इसके बाद 51 तक आने चाहिए। ऐसे करते करते हम 395 तक पहुंच जाएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 36 से लेके 51 तक की। 36 हर एक को पढ़ेंगे, 37, 38, 39 और 40। पहले यहां तक बात करते हैं। 36 में क्या लिखा है? जो 12 में लिखा है। 12 और 36 बात करते हैं राज्य की, और इसमें लिखा है राज्य का अर्थ है वही जो आर्टिकल 12 में लिखा है। यानी कौन एक्सप्लेन करता है, 12 या 36? 12। 36 तो कह रहा है जैसे कुंजी और गाइड नहीं थी, इसके उत्तर के लिए कृपया पृष्ठ नंबर 412 का प्रश्न नंबर इतना देखें, ऐसे लिखते थे ना। फिर हम देखते थे उसमें एक पेज भरा है, उसी पेज को कॉपी कर देना था। ये इस तरह यहाँ लिखा है कि आर्टिकल 12 में जो राज्य लिखा है वही कहाँ मेंशन कर लेना? 36। तो पूरा एक्सप्लेन नहीं है, बस कह दिया 12 के अकॉर्डिंग है। अगर पेपर में दोनों आ गए तो दोनों, वेरी गुड। दोनों अलग अलग आए तो 12, वरना इकट्ठे। 37 कहता है आप इसके ऊपर कहीं भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, आप इस पे वाद नहीं करेंगे। तो ये वाद योग्य नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो बातें लिखी है ना, उसके लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसमें लिखा है तुम सबको पैसे कमाने का अधिकार है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है। वो तुम्हारे राज्य की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे लिए अच्छी कंडीशंस पैदा करे। इसलिए कोई राज्य के ऊपर ब्लेम नहीं लगाता कि जी हमारे राज्य में नौकरियां नहीं निकलती, क्योंकि वो वाद योग्य है ही नहीं। ये आपके सीधे मतलब के नहीं थे, लेकिन हमने पढ़ लिए। हमारे मतलब के पॉइंट शुरू होते हैं 38 से। ये ऐसी बात हो गई जैसे 12, 13 हमारे नहीं थे, 14 से हमारा लेन देन था, ऐसे ही। 38, 39, 40 क्या कहता है? 38, चलो इन दोनों के आगे यहाँ पढ़ते हैं। 38, 39 और 40। अब ध्यान से सब लोग सिर्फ समझना, तुम्हें कितना ही आता हो फिर भी सुनना, तुम्हारा फायदा होगा। 38 में देखो गोल गोल घूम रहा है ना, ये हमने कुछ ऐसा याद किया था? हमने याद किया था नागरिकता, है ना, विदेशों वाले। ऐसे ही हम याद करेंगे। ये गोल गोल घूम रहे सबकी बात करेगा, जैसे उसने विदेशों की बात की थी। ये कहेगा लोक कल्याणकारी राज्य बनाओ जिसमें सबका फायदा हो। कैसा कल्याणकारी हो?
और लोक कल्याणकारी में तुम्हारा मेरा हम सबका फायदा तब होगा जब सरकार 3 तरह के न्याय की बात करेगी। वो है सा, आ और रा, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय में औरत आदमी बराबर होने चाहिए, SC ST बराबर होने चाहिए। आर्थिक में पैसे की सबको मौका मिलना चाहिए कमाने का। राजनीतिक में वोटिंग का राइट हर किसी के लिए हो। यानी कैसे राज्य की कल्पना कर रहे हैं? लोक कल्याणकारी। पेपर में बहुत बार आता है लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना किसमें की गई है? गांधी भी ऐसा ही चाहते थे, लोक कल्याणकारी। 39 ध्यान से समझना, इसमें 6 बातें कहेगा। देखो 3 के पहाड़े में से 6 गायब है, 3 6 9 पहाड़ा है ना, 6 बातें कहेगा और हर बात को कहेगा राज्य की जिम्मेदारी है। तो क्या जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों के लिए अच्छा माहौल पैदा करे, उनको कमाने के अवसर दे, टीनेजर्स का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, औरत आदमियों का ध्यान रखे। यानी एक ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें राज्य अच्छा एनवायरनमेंट बना के देगा। कहाँ लिखा है ऐसा? इसी में 6 बातों में से एक बात जो पेपर में आती है, समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले क्या था, औरतों को और आदमियों को ना डिफरेंट मानते थे और औरतों को कमाई कम दी जाती थी। जैसे मान लीजिए मजदूरी कर रहे हैं तो आदमी को अगर 100 मिल रहे हैं तो औरत को 50 रुपए, तो ये गलत था। इसके खिलाफ ये कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसमें आप जेंडर बायस नहीं बनेंगे, औरत हो चाहे आदमी, न्यूनतम मजदूरी है तो उतनी देंगे। वैसे न्यूनतम मजदूरी का अगला भी आएगा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बात कर रही हूँ। क्या ये समझ में आ गया? ये 6 अच्छी बातें किसके फायदे के लिए है? हमारे नहीं, राज्य करेगा। राज्य करेगा कोशिश की सब सारा पैसा 4-5 परिवारों के हाथ में ना आ जाए। राज्य कोशिश करेगा एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आपका भला हो, टीनेजर्स का, बच्चों का, आदमियों का, औरतों का। तो ये 6 बातें कहाँ लिखी हैं? ये इनमें से एक पॉइंट क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। 28 में गोल गोल घूम रहा था, कैसा समाज? लोक कल्याणकारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब आर्टिकल 40 बात करेगा पंचायत की, और आप अच्छी तरह जानते हो पंचायती राज महात्मा गांधी का सपना था, गांधीवादी विचारधारा थी, राम राज्य। तो राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी का जो विचार था, राम राज्य का मतलब ये नहीं कि भगवान राम आएंगे, इसका मतलब हर आम आदमी की भागीदारी होगी, सुनिश्चित होगी उसके सिस्टम में। एक सबसे छोटा गरीब आदमी भारत का कहाँ रहता होगा? या तो शहर या तो गांव। पहली प्रायोरिटी पे गांव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत की बड़ी आबादी गांव में रहती है। उस गांव के आदमी को भी ये फील हो कि मैंने कुछ ना कुछ किया अपने देश समाज के लिए, मैंने कोई मेंबर चुना पंचायत में जिसने की पावर्स का यूज किया। यानी ग्रामीण स्तर पे हर व्यक्ति तक पावर पहुंचाने के लिए क्या जरूरी है देश में? पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन हो। ये कहाँ लिखा है आर्टिकल? समझ में आ गया? ये 36 में राज्य था, 37 में वाद मत करना, कोई सुनेगा नहीं, 38 में गोल गोल घूमे थे, 39 में 6 बातें, भाई समान काम के लिए समान वेतन। 40 क्या कहता है? अब एक अगला 41, 42 और 43। क्या है 41 में? हाँ, ये सब भूल जाओगे। जैसे पेपर आएगा ना, इतना प्रेशर होता है दिमाग पे, याद नहीं आता। इसके लिए एक तरीका सुन लो, इसको याद करना। इसमें दशाओं की बात करेंगे, इसमें मानवोचित दशाओं की बात करेंगे, और इसमें न्यूनतम निर्वाह मजदूरी कि भाई इतने रुपए तो कम से कम दो कि अगले का पेट भर जाए। तो इस तरह से इसमें दशाएं। अब देखो ध्यान से, कुछ शब्दों का खेल है बस। ये कुछ दशाओं में ऐसा लिखा है। कुछ दशाएं क्या होंगी? कोई दिव्यांग है, कोई अपाहिज जिसको हम बोलते हैं दिव्यांग है, कोई बुजुर्ग है, कोई बेरोजगार है। उस कंडीशन में राज्य की जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों के लिए वो काम करे और बेरोजगारों के लिए वो कुछ नरेगा टाइप की चीजें काम करे। और मैंने क्या बताया? दिव्यांग। आपके पूरे संविधान में दिव्यांग या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए कौन सा आर्टिकल है? पेपर में आएगा ये, कौन सा? दिव्यांगों के लिए। तो याद नहीं आएगा। कुछ दशाओं में याद रखना, बुजुर्गों को, बेरोजगारों और दिव्यांगों के लिए कुछ अच्छा माहौल, काम करने की दशाएं पैदा करें। इसके बाद 42 कहता है मानवोचित दशाएं। मानवोचित इसका मतलब मानव के लिए जो उचित हो। किसी भी इंसान के लिए काम करने की कंडीशंस ऐसी ना हो कि उसको भी मरने की कंडीशन पे ले आओ, कि उसको ऐसी फैक्ट्रियों में काम करना पड़ रहा है जहाँ की खिड़कियां नहीं है और बहुत धुआं है, या इस तरह की प्रॉब्लम्स। इसी में आता है जो महिलाएं वर्किंग हैं उन लोगों को प्रसूति अवकाश मिले, मैटरनिटी लीव।
हमारे इंडिया में ना प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई महिला मैटरनिटी लीव चाहती है, अभी बच्चे का जन्म हुआ तो तुरंत कैसे आए, बच्चे को 6 महीने तो माँ चाहिए ही चाहिए ना। उस कंडीशन में सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने पूरे देश में 6 महीने की मैटरनिटी लीव दे रखी है, लेकिन ये सिर्फ सरकारी नौकरियों में मिलती है। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि हर राज्य में कोई भी औरत, चाहे मजदूरी क्यों नहीं है, वो काम करती है, उसको प्रसूति अवकाश की एक तरह की सुविधा हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि इस पे कोई वाद विवाद तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो क्या कहते हैं कि भाई आप छुट्टी कर लो, वो आ ही नहीं सकते, ज्वाइन ही नहीं करने देंगे। जबकि सरकारी नौकरी के कितने फायदे हैं कि 6 महीने आप घर रहो, अपने बच्चे को पालो, इसके बाद वो पूरे पैसे आएंगे आपके घर। सिर्फ एक ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं देंगे, जो कि मान लो 1000 रुपए है। अगर आपकी तनख्वाह 54,000 है, 1000 नहीं मिलेगा 6 महीने, क्या फर्क पड़ता है, 54 में से 53,000 हर महीने आपके अकाउंट में आए। प्लस सरकारी जितने सेक्टर है ना, ये 2 इयर्स की CCL चाइल्ड केयर लीव अलॉट करते हैं, 2 साल तक की छुट्टी मिल जाती है किसी भी माँ को अपने बच्चे की केयर करने के लिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक डॉक्टर से आप लिखवा लीजिए कि भाई आपके बच्चे को केयर की जरूरत है, तो आप जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप ये छुट्टियां ले सकते हैं। अब देखना, सरकारी नौकरी को जो बेवकूफ कहते हैं कि कोई फायदे नहीं है, ये तुम्हें पता नहीं ना भी कितने फायदे हैं। 6 महीने की वो तनख्वाह पूरी घर आएगी, 2 साल की छुट्टी आपको मिलेगी विद सैलरी, और आप ये 2 साल की छुट्टी लगातार ना लें, किश्तों में ले लें, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जब आपको जरूरत हो, जब तक आपका बच्चा 18 साल का ना हो जाए। तो ये कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि आम जनता को पता ही नहीं है। ये प्रसूति अवकाश प्राइवेट वाले नहीं देते, ना 1 भी रुपया घर देंगे, और ना ही वो बाद में उसको ज्वाइनिंग में इतना आसानी से काम पे लगाएंगे। लेकिन ऐसा करना चाहिए। कहाँ लिखा है ऐसा? 42 में। मानव के लिए उचित दशाएं और प्रसूति अवकाश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 43 कहता है कम से कम न्यूनतम इतना तो दो जो आदमी का घर चल जाए। भाई न्यूनतम मजदूरी टाइप का कुछ तो होना ही चाहिए। अब मान लीजिए किसी इंसान ने सुबह से शाम काम किया और आपने काम करवा के उसको 50 रुपए पकड़ा दिए, क्या पूरे दिन मेहनत करके ये आदमी अपना घर चला लेगा? इसके बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। 50 रुपए का तो आटा भी पेट भरने लायक नहीं आता। और जो जितना गरीब होता है ना, उसको खाने पे उतना ज्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बाकी साधन नहीं होते। अमीर आदमी के पास तो भाई उसने फल खा लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, दूध ले लिया, लस्सी ले ली, कुछ भी तरह से पेट भर लिया। गरीब के पास क्या है, 3 टाइम की रोटी है ना, तो उसको ऑब्वियस सी बात है ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ये कहा गया कम से कम इतना तो दो ताकि उसका घर चल जाए। इसीलिए हर राज्य की, ये पता होगा ना, न्यूनतम मजदूरी तय होती है और वो हर राज्य की अलग अलग है, उतनी देनी ही पड़ेगी, वरना आपके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। तो ये 41, 42, 43 द म न ऐसे याद करना, वरना भूलोगे। पहले में दशाओं की बात करेंगे, उसमें किसकी बात? दिव्यांग, बुजुर्ग, बेरोजगार, इस टाइप के लोग। फिर क्या कहेंगे? मानवोचित प्रसूति अवकाश दे दो। उसके बाद कहेंगे न्यूनतम निर्वाह की मजदूरी तो दे दो जो अगले का घर चल जाए। अब तुमने 10 रुपए पकड़ा दिए पूरे दिन काम करके, उसका पेट कहाँ से भरेगा? तो निर्वाह के लायक मजदूरी तो कम से कम देनी पड़ेगी। समझ में आ गया ये? 41, 42, 43 बहुत लोगों की समझ में नहीं आता। अब बताओ 36 में क्या था? राज्य की परिभाषा। 37 में क्या था? हाँ, वाद योग्य नहीं है। 38 में गोल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोक कल्याणकारी, सारे आ गए। 39 में 6 बातें, 6 बातों में से एक है समान काम के लिए समान वेतन। 40 में क्या है? पंचायत। 41, 42, 43 दशाएं, फिर मानवोचित, प्रसूति और ठीक है। अब आ गया 44, 45 और 46। जो सुन लेंगे ना उनको याद होंगे और वही किताब में समझ पाएंगे, वरना ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, याद नहीं रहती। 44 कहता है बराबर की संख्याएं है ना, ये कहता है कॉमन सिविल कोड। हमारे देश में एक बड़ी आबादी हिंदुओं की है, लेकिन बाकी लोग भी तो हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जिनको क्या कहते हैं हम? माइनॉरिटी। किसने बताया माइनॉरिटी? सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे कुछ बेसिक बातें हैं, विवाह, शादी, इसी से जुड़ा, फिर तलाक, या किसी को बच्चा गोद लेना है, या अपनी वसीयत लिखनी है, वसीयत जिसमें कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी किसको देंगे। इन सारी चीजों में क्या सारे धर्म एक जैसे होते हैं? अलग अलग, अलग अलग ना। तो इन 4 चीजों को छोड़ दो, बाकी सब चीजों में आपका कॉमन सिविल कोड है। कोई मर्डर करेगा तो ऐसा नहीं कि मैं तो मुस्लिम हूं तो मैं 4 मर्डर वैसे ही कर दूंगा, या मैं हिंदू तो मैं 10 मर्डर, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमने पढ़ा था ना, विधि के समक्ष समानता, मौलिक अधिकार भी था।
इन चीजों को छोड़ दो, बाकी सब में तुम्हारी सारी चीजें कॉमन है। शादी में देखो हमने पढ़ा हुआ है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है इनको 2-3 शादी करना भी वाजिब है। हिंदू में ऐसा नहीं है, कोई दूसरी शादी करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही, आईपीसी की धारा, दंड संहिता। ऐसे ही तलाक की बात करें, तलाक बिद्दत एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज थी हमारे यहाँ, अब तो वो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तलाक के नियम आज भी टफ ही हैं मुस्लिम लोगों के हमारे मुकाबले। गोद की बात करें तो हमारे यहाँ नियम है कि आप गोद लेंगे तो पहला बच्चा आपको बेटी लेनी पड़ेगी, पता होगा ना, ये कोई भी बेटा नहीं ले सकता पहला। अगर आप दूसरा बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप बेटा कर सकते हैं, अगर आप पहली बार गोद ले रहे हैं और अगर आप किसी की जानकारी के थ्रू कुछ गड़बड़ नहीं करते तो ये नियम है कि आपको बेटी गोद लेनी पड़ेगी। ऐसे हर धर्म के अपने अपने कायदे कानून हैं, लेकिन 98% चीजें हमारी समान हैं और इसीलिए नाम रखा गया समान सिविल संहिता, यानी कॉमन सिविल कोड। सारे नियम हम सब पे बराबर लागू, बस कुछ चीजों को छोड़ दें तो। अब आते हैं 45 कहता है 0 से 6 साल तक के बच्चों को एक अच्छा वातावरण दो ताकि इसको पढ़ने जाने में दिक्कत ना आए, इसका मेंटल डेवलपमेंट इतना कर दो। इसीलिए गांव-गांव में क्या खोली जाती हैं, आंगनवाड़ी। और ये आंगनवाड़ी में बच्चों के देखना, गांव में अगर थोड़ा ढंग के सरपंच वगैरह है ना तो गांव की आंगनवाड़ी को बहुत सुंदर बनवा लेते हैं, अट्रैक्टिव से, कलरफुल से दीवारें और इस तरह का। और फिर यहाँ जाके बच्चा 2-3 घंटे बैठता है, फिर उसको कुछ खाने का मिल जाता है, वो बैठना सीखता है, खेलना सीखता है, एक सोशल बिहेवियर उसको समझ में आने लगता है। ये 6 साल तक के बच्चों की गारंटी देता है बस, लेकिन इसके खिलाफ आप कुछ कर नहीं सकते। जो RTE है ना वो 6 से 14 साल, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ सकते हैं क्योंकि वो वाद योग्य है, वो मौलिक अधिकार है। ये वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल कौन सा, हाँ, इसमें आता है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी 3 से 6 के बच्चों की केयर भी करना और उनको थोड़ा बहुत शिक्षा भी देना। 46 स्टार्ट हो गया। क्या है 46 में? बिल्कुल ठीक, SC और ST। क्या हमने ऐसा भाग में भी देखा था, ऐसा अनुसूची में भी देखा था, और देखो ऐसा यहाँ भी है, यानी पूरे संविधान के हर पार्ट में आपको पढ़ने में आया। कहीं अनुसूचियों में 5वीं 6ठी में तुमने पढ़ा AM TM और पूरा देश, कहीं तुमने पढ़ा आर्टिकल्स में आएगा, भाग में आएगा, याद है भाग 10 था। और ऐसे ही अब तुम पढ़ रहे हो भाग 4 का आर्टिकल 46, किसकी बात करेगा? ठीक है, अब हम बात करते हैं 47, 48, 49, 50 और लास्ट 51। सबसे लास्ट में क्या लिखा है? इंटरनेशनल पीस, शांति, अंतरराष्ट्रीय विदेश संबंध। हम शांति के बनाएंगे, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे हमारी मर्जी, पर राज्य ध्यान रखे कि आपकी वजह से, मान लीजिए सिक्किम कुछ गड़बड़ कर दे, चीन में घुसपैठ कर दे, तो आक्रमण सिक्किम पे होगा या भारत पे? अब ऐसे कोई भी कर सकता है ना। अरुणाचल कह दे मैं तो इनको चीन वालों को बताऊंगा और मारपीट के और आ जाए, तो उसका नुकसान तो हमें उठाना पड़ेगा। हमें विदेश संबंध देख के अपने कि कैसे मेंटेन करना है, राज्य ध्यान रखे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टेरिटरी पड़ोसियों के साथ लगती है, तो आपका एक छोटा सा स्टेप पूरे देश पे भारी पड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखो। 50 बराबरी का बंटवारा कर देगा, कार्यपालिका अपना काम करो और न्यायपालिका अपना। बंटवारे से पहले दोनों की जिम्मेदारी है, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो ताजमहल है या आपका कुतुब मीनार है, जितने स्मारक हैं, इन सब का ध्यान रखो, इन सब का संरक्षण करे, हर राज्य की जिम्मेदारी है। और आप अच्छी तरह जानते हो ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी खोज करता रहता है, यूनेस्को के अंडर इनको ऐड कराता रहता है। 48 कहता है कृषि पशुपालन की तरफ तो आप काम करेंगे ही करेंगे, आप गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दें। गौवध नहीं करना ऐसा कानून नहीं है, आप कानून बना सकते हैं। क्या किसी ने बनाया भी है? हरियाणा सबसे पहला राज्य बना ना 2015 में। गौ हत्या नहीं करनी चाहिए ऐसा लिखा है, किसके लिए? लेकिन राज्य की मर्जी, वो चाहे तो बीफ के प्रोडक्शन को इतना बढ़ा ले कि बाहर भेजे और पैसा कमाए, या उसको बैन कर दे। ये राज्य की अपनी मर्जी है। हाँ, हम अगर देखें तो गांधीवादी विचारधारा यहाँ भी छलकती है, क्योंकि गांधी ने कहा था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके बाद 47 में क्या लिखा है? जीवन की बेसिक कुछ चीजें हैं, लोक स्वास्थ्य अच्छा हो,
जीवन स्तर अच्छा हो। और जीवन अच्छा तब बनेगा जब लोगों को शराब बहुत इजीली मुहैया नहीं होगी। हमारी सरकारों ने क्या किया देखा तुम लोगों ने, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे शराब के आराम से ठेके खुलवा दिए। जैसे तुम्हें ये लगता नहीं कि सरकार को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए? हमारे लिए शराब की अवेलेबिलिटी बहुत आसान बना दी। जैसे ड्रग्स जो थी ना, इंडिया में बहुत दिनों तक नहीं आई क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब ड्रग्स भी धीरे धीरे करके बहुत फैल गई। जो चीज अवेलेबल होगी उस तरफ आदमी जल्दी मुड़ेगा, जो अवेलेबल नहीं है उस तरफ आदमी थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपके हरियाणा राज्य में, हरियाणा क्या मेरे ख्याल लगभग पूरे देश में ये हालत है, आप कहीं से निकलो 5 से 10 मिनट लगेंगे नहीं और आपको शराब के ठेके मिलते चले जाएंगे। मेरे ख्याल 10 मिनट तो बहुत बड़ा बता रही हूँ मैं, मेरे ख्याल चलते चलते ही ऐसा है कि आप थोड़ा निकले फिर। और इतना ज्यादा खुलेआम जब शराब बेची जाएगी, सरकार क्यों करती है ऐसा? इतनी इनकम है, इतनी इनकम। आपको याद है जब ये पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ तो सबसे पहले शराब के ठेके, एजुकेशन के ऊपर तो चिक चिक कर रहे हैं, अभी तक भी रेगुलर नहीं किया। अभी भी तुम्हारे घरों में अगर तुम्हारे बच्चों को लेटर मिले होंगे तो क्या लिखा कि 50% को बुलाएंगे। मतलब शिक्षा तो देश में 1-1.5 साल पिछड़ जाए कोई फर्क नहीं, शराब नहीं पिछड़नी चाहिए। शराब की लाइन में याद है तुम लोगों को कैसे टीवी में दिखाया था, मतलब लोगों ने क्या हरकत, कितना लोग पागल हो गए कि शराब के 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, इतनी बुरी हालत। तो ये देखो, शराब बंदी होनी चाहिए, पर ये कानून है या ये नीति निर्देशक तत्व है? जब कोई राज्य शराबबंदी करता है ना तो वहां और ज्यादा महंगी शराब बिकती है, बंद तो नहीं होती, और महंगी दुगनी तिगुनी 10 गुना रेट पर मिलने लगती है। कई राज्यों ने शराबबंदी की कोशिश की, बिहार ने, केरल ने, हरियाणा ने, लेकिन पूरी तरह से आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। एक गुजरात को मान लीजिए, जिसको ड्राई स्टेट की श्रेणी में गिनते हैं, और वहां थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है, वहां सच में आप जाएंगे तो गाड़ी की चेकिंग करते हैं वो। लेकिन कुछ लोग जो, अब देखो गाड़ी वालों की चेकिंग करेंगे, बसों में जो अपने थैलों में छुपा के ले जाएंगे उनका क्या करेंगे? ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं पकड़े जाते। लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पे आप गुजरात में शराब की बोतल लेके एंटर नहीं कर सकते, वो पकड़ लेंगे आपको, और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है। हम गए हैं तभी बता रही हूँ, जगह जगह चप्पे चप्पे पे ना, आप थोड़ा सा आगे फिर अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलो, सामान तक भी चेक करते हैं वो। अगर ये दिखता है फैमिली है तो फिर भी थोड़े लीनियंट है, लेकिन देखिए 4 लड़के बैठे तो फिर पूरा छानबीन करेंगे कि ये घूमने आए हैं, तो पूरी गाड़ी की तफ्तीश करते हैं। तो अच्छी बात है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, अच्छी बात है। ये समझ में आ गए सबको? जल्दी से किताब उठाओ। पेज नंबर कितने पढ़ लिए थे हमने? 42 आधा हो गया था। हाँ ठीक है, पेज 42 पे आ जाओ। 42 का 35वां हमने पूरा किया था ना? ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको निर्देशक भी कह सकते हैं, निदेशक भी। डीपीएसपी इंग्लिश में देखो साइड में, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फटाफट से टिक करो, अनुच्छेद 36 पढ़ो। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 12 अंडरलाइन कर लो, अनुच्छेद 12 फिर पढ़ो, में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा, अंडरलाइन, राज्य शब्द की परिभाषा, बस पढ़ लो आगे। भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। तो इसमें परिभाषा लिखी है, कह दिया वही मान लेना, वही मान लेना जो 12 में लिखी है, यानी भाग 3 में लिखी है। अगला टिक करना, अनुच्छेद 37 सिर्फ पढ़ेंगे। भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात राज्य का कर्तव्य है कि वो इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु ये किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, अंडरलाइन कर लो, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। प्रवर्तनीय मतलब केम इनटू फोर्स, उसको ताकत से लागू नहीं करवा सकते। 38 पे आ जाओ, गोल गोल है, किसकी बात करेगा? सा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोक कल्याणकारी, अंडरलाइन करो, लोक कल्याण, डबल अंडरलाइन कर लो, लोक कल्याण। फिर पढ़ो कि अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, अपने आप लिख लो, यहाँ लिखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। क्या ऐसा प्रस्तावना में भी था? बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखना है, लिखो यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये मैंने कितनी बार फॉर्मूला बताया तो है तुम्हें? 3 शब्द याद रखने हैं। किस तरह के न्याय की बात करता है तुम्हारा भारत का संविधान? हाँ, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय। पेपर में कह देंगे कुछ और तरह का भी न्याय, लिख के कहेंगे कौन सा न्याय नहीं है, तो 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये प्रस्तावना में भी है सेम इसी सीक्वेंस में, और ये यहाँ भी है, लिख लो यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो 2 शब्द याद रखने, सा और लोक कल्याणकारी। 39 में आ जाओ, 39, बीच में से क्या गायब कर दिया? 6।
यहाँ लिखी नहीं है, तुम अपने आप ना इस किताब में देखो, पीछे पेजेस पे ना पेज खाली हैं कई, जहाँ क्वेश्चन आंसर्स है ना वहाँ बिल्कुल लास्ट 53 पेज पे आ जाओ, 53 पेज पे जगह खाली पड़ी है, वहाँ 6 बातें लिख लो। लिख लो, ऊपर लिखो अनुच्छेद 39 की 6 मुख्य बातें, अनुच्छेद 39 की 6 मुख्य बातें, 6 मुख्य बातें। पहला पॉइंट लिखो, समान काम के लिए समान वेतन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा पॉइंट लिखो, राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, राज्य सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। इसका क्या मतलब है? नौकरी के अवसर कौन देगा? राज्य। फिर क्यों नहीं देता राज्य ये नौकरी के अवसर? क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, मर्जी उसकी, वो माने न माने। ठीक है, तो राज्य सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका। तीसरा पॉइंट लिखो, राज्य साधनों का आवंटन, साधन क्या होते हैं जिनसे आप कमा सकते हैं, रिसोर्सेस। देखो, राज्य साधनों का आवंटन ऐसे करेगा, साधनों का आवंटन ऐसे करेगा ताकि लोगों का कल्याण हो। ऐसा ना हो 5-6 के घर भर दिए बाकी लोग जाएं भाड़ में, ऐसा नहीं करेगा राज्य। वैसे करता ऐसा ही है लेकिन करेगा नहीं, ऐसे लिख लो। राज्य साधनों का आवंटन ऐसे करेगा ताकि लोगों का कल्याण हो। अब जैसे जितनी चीजें बेचते जा रहे हैं, ये सब लोगों को मिल रही है या कुछ लोगों को? तो इसका मतलब कुछ का ज्यादा फायदा होगा ना। अब कई लोग कहते हैं कि खुली बोली है, खरीद लो, उसकी बोली इतने अरबों खरबों रुपए की है कि आप आम आदमी सोच ही नहीं सकता। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारी चीजें कुछ लोगों के हाथ में आ रही हैं। जिन लोगों के हाथ में ये आ जाएंगे, क्या फिर आगे 10 साल बाद वो नीतियां खुद बनाएंगे या सबसे पूछेंगे? खुद बनाएंगे। वो कह देंगे एक कॉल के 50 रुपए लगेंगे, तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो देने पड़ेंगे पैसे। कोई बड़ी बात नहीं, आपने ये देखा तो था, जियो ने पहले फ्री किया, फिर जियो ने क्या किया, पैसे लिए। अभी जियो फिर भी कम पैसे ले रहा है। 10 साल बाद जब सब कुछ इनके हाथ में होगा तो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, भाई वो तो करेंगे ऐसा क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनको वो करना भी चाहिए, वो उनका हक है। ये किसकी गलती है अगर ऐसा हो रहा है? ये हम सबकी गलती है कि हमारे देश में इतनी नीतियां जो समाजवाद को हटा के लात मार के पूंजीवाद की तरफ चल रही हैं, फिर हम कहाँ गायब हैं। और हमने सरकार के ऊपर एक ताकतवर क्या नहीं बना रखा? विपक्ष, जो क्वेश्चन उठाता। अब ये रेल का किराया बढ़ गया तो किसी को क्या फर्क पड़ा, सिवाय किसके? आम आदमी के। ये 100 रुपए लीटर पेट्रोल चला गया तो किसी को क्या फर्क पड़ा, सिवाय आम आदमी के। जो बिल्कुल भीख मांगता है ना, वो कभी आवाज नहीं उठाएगा। जो बहुत अमीर है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ना। भाई जो चलता ही 20, 30, 50 लाख की गाड़ी में, उसको क्या फर्क पड़ता है 100 रुपए हो, 80 हो और 120 हो। ये आम आदमी को दिक्कत होती है, बाकी किसी को नहीं होती। न 10% ऊपर वालों को बोलना, न 30% इतने गरीब के जिनके घर में साइकिल भी नहीं है। ये दिक्कत है उस आबादी की जिसमें से तुम निकले हो, क्योंकि तुम्हारे घर में बाइक, स्कूटी, गाड़ी कंडीशन पे चल सकती हैं। और ये सबके साथ है, हमारे साथ भी था। अपनी स्थिति को समझते हुए लगता है कि इन चीजों के खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है। नहीं बोलेंगे तो कुछ सालों में सब चीजें ऐसी हो जाएंगी, जो ये पॉइंट लिख रहे हो ना, केंद्रीयकरण हो जाएगा कुछ हाथों में, और कोई कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। चौथा पॉइंट लिखो, राज्य साधनों का आवंटन ऐसे करे, क्या लिखवाया मैंने अभी, लोगों का कल्याण। हाँ, इसी में और लिखो, इसी में लिखो फटाफट से अगला पॉइंट। राज्य साधनों का आवंटन ऐसे करे ताकि केंद्रीयकरण ना हो, सेंट्रलाइजेशन, कुछ लोगों के हाथ में पावर, ताकि केंद्रीयकरण ना हो। 4 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। 5वां पॉइंट लिख लो, केंद्रीयकरण समझ में आया, कुछ लोगों के हाथ में, और समान काम के लिए समान वेतन, आदमी औरत की बात कर रहे हैं। और क्या लिखा हमने, सबको कमाने का मौका मिले। और क्या लिखा, कि सबका फायदा हो। अगला लिखो 5वां, राज्य लिखो 5वां पॉइंट। चौथा कहां से 5वां होगा ना, 2 एक जैसे थे जो आधों ने लिखे ही नहीं सोच के कि सेम है। 5वां लिखो, राज्य स्त्री पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा, राज्य स्त्री पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे न हो।
राज्य स्त्री पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे न हो। तो शराब पीना क्या अच्छा काम है? फिर भी सरकार कह रही है कि खोलते जाओ ठेके, उनको कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे न हो। इसी में लिख लो, बच्चों को सुकुमार अवस्था यानी टीनेज 14, 15, 16 वाली बच्चों को सुकुमार अवस्था, बच्चों की लिखना, बच्चों की सुकुमार अवस्था का भी ध्यान रखेगा। बच्चों की सुकुमार होती है टीनेज, जिसमें बच्चे में एनर्जी लेवल तो बहुत होता है, डायरेक्शन नहीं मिलती। सुकुमार अवस्था का भी ध्यान रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने कभी सुना होगा ऐसे केंद्र खुलते थे पहले, नेहरू युवा केंद्र, सुने हैं ये क्यों खुलते थे? यहाँ बच्चों को ना कुछ स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता था। जैसे गांव में जाके कहीं पे व्यायामशाला खोल दें, योगशाला खोल दें, कहीं क्रिकेट के मैदान बना दें, तो इनसे क्या फायदा होगा? एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन। खाली दिमाग शैतान का घर है, कहावत सच्ची है ना। अब जो युवा शक्ति है, या तो ये सही डायरेक्शन में चलेगी या ये खत्म गलत रास्ते पे। और युवा नहीं गलत रास्ते पे जाते, युवा गलत रास्ते पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली किसका पतन होता है? समाज का। जिस समाज के युवा गलत रास्ता पकड़ गए, उस समाज का आने वाला भविष्य तो नरक है ही है। यानी ये राज्य की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे टीनेज में है ना, उनके लिए खेलने कूदने और इस तरह के अवसर दे कि उनकी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन हो। लास्ट पॉइंट लिख लो, बच्चों का शोषण ना हो। बच्चों का शोषण ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। पर राज्य निभाता नहीं है, अलग बात है। बच्चों का शोषण ना हो, तो क्या इसमें आदमी, औरत, टीनेजर, बच्चे सब इंक्लूड कर लिए? इसमें कह दिया सबको मौका दो, केंद्रीयकरण मत करो, सबके लिए बराबरी पर आओ। कौन सा आर्टिकल था ये? 39। कितनी मुख्य बातें थी? 6। 38 में गोल गोल घूम के सा आ रा, 36 में राज्य, 37 में वाद योग्य नहीं है। फटाफट से आ जाओ। 39 क, ये बाद में आया, क मतलब लेटर स्टेज में आया। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। कोई बहुत गरीब आदमी है, उस पर किसी ने केस कर दिया, उसके पास वकील को देने के पैसे नहीं है, तो क्या उसका केस लड़ा जाएगा? बिल्कुल, सरकारी वकील। वो यही पॉइंट है, सरकारी वकील वाला। पर सरकारी वकील आज तक कभी जीते नहीं है, क्योंकि सरकारी वकील उतनी टेंशन ही नहीं लेता, ना वो उसके लिए कोई बातचीत करेगा। जबकि जिसको पैसे मिले हैं वो पूरी तफ्तीश करेगा, गवाहों को चेंज करेगा। हारना तय होता है जिसके सरकारी वकील हैं। जो सरकारी वकील बनते हैं मोटी रकम सरकार से लेते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी टाइप हो गई ना ये टिक कर लो। तो समान न्याय, निशुल्क विधिक सहायता, ये 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा आया था। 40 टिक कर लो, ग्राम पंचायतों का गठन। कौन सा राज्य था ये? राम राज्य। गांधी की कल्पना लिख लो यहाँ, राम राज्य, गांधी का विचार, राम राज्य। इसके बाद 41, 42, 43 में एक जैसी बातें आएंगी, तो हमने क्या याद कर लिया? द म न। पहले में द मतलब दशाएं, कुछ दशाएं। कौन कौन सी? बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, कोई प्रॉब्लम है तो। पहला टिक कर लो 41 में, कुछ दशाओं, डबल अंडरलाइन, कुछ दशाओं। फिर पढ़ो, में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में नीचे लिख लो, इसी में बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार और बेरोजगार, चारों का नाम लिख लो। बुजुर्ग, दिव्यांग, हैंडीकैप्ड, बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार और बेरोजगार, ये हैं कुछ दशाएं। तो अगर पेपर में आए दिव्यांग शब्द कहाँ है भारत के संविधान में? हाँ, आर्टिकल 41 में, द म न, तो कुछ दशाओं में हमने पढ़ा। अगला आ जाओ 42 में, पढ़ो इसको, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, अंडरलाइन कर लो। ऊपर कुछ दशाएं थी, अब मानवोचित दशाएं हैं। फिर टिक करना, प्रसूति सहायता, मैटरनिटी लीव बोलते हैं इसको। ये हक है या ये करना चाहिए राज्य को? हाँ, सरकारी नौकरी में ये हक है, कोई आपका ये हक जो है छीन नहीं सकता, लेकिन प्राइवेट में ये सरकार को देखना, और सरकार देखेगी नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ 43 पे, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, डबल टिक कर लो, निर्वाह मजदूरी। कम से कम घर तो चल जाए अगले का, इतना तो दो, निर्वाह मजदूरी। तो ये 41, 42, 43 कैसे याद करोगे? द म न लिख लो यहाँ, फिर भूल जाते हैं। द म न अपने हाथ से लिख लें। द मतलब दशाएं, कौन सी दशाएं? बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार, बेरोजगार। म मतलब मानवोचित, तो प्रसूति अवकाश मानवोचित में है। और अगला क्या है? निर्वाह योग्य, तो पैसा दो। अगला देखो 43 क,
क बाद में आया होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब निर्वाह योग्य पैसा देना है और उसका डिसीजन अमीर आदमी लेगा, तो वो ज्यादा पैसे देगा मजदूरों को या कम देगा? जितना ज्यादा देगा उतना उसका प्रॉफिट कटेगा ना। अब प्रॉफिट ज्यादा कब बढ़ेगा? जब मजदूरों को कम पैसे देगा। तो एक नियम बनाया और कहा कि जो लोग मजदूर है ना, ये मैनेजमेंट का भी हिस्सा बने। तुमने बहुत पुरानी मूवीज अगर देखी हो, अमिताभ बच्चन टाइप की, शत्रुघ्न सिन्हा टाइप की, उसमें बड़ी बड़ी मिलों में मजदूरों की यूनियन हुआ करती थी, है ना। फिर वो हड़ताल करते थे, फिर मालिक क्या करता था, उनमें से दो चार को बुलाता था, फिर वो मजदूरों के हक की बात रखते थे। ये वही पॉइंट है जो तुम पढ़ने जा रहे हो। क्या हुआ? लाडला मूवी? हाँ लाडला, मुझे तो नहीं ध्यान पर होगी ऐसी, ऐसे पहले बहुत मूवी आती थी। चलो पेज ये अगला अनुच्छेद कर लो, 43 क पढ़ लो। उद्योगों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में कर्मकारों का भाग लेना, यानी मैनेजमेंट में मजदूर भी होने चाहिए ताकि उनके लिए सही पॉलिसी बन सके। पढ़ेंगे बस। 42वां संविधान संशोधन, 42वें से और क्या आया था? सरकारी वकील, सरकारी वकील वाली बात थी ना अभी ऊपर, वो भी 42वें से थी। इसके बाद 43 ख कर लो। अच्छा 43 अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी 43 का पढ़ा ना, ख पढ़ लो। संविधान का 97वां, इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ। 44 पे आ जाओ। बराबर की संख्या क्या लिखेंगे? समान सिविल संहिता। किस किस में अवॉइड करेंगे? पहले विवाह में, फिर तलाक में, फिर गोद में और फिर वसीयत में। भाई अपनी प्रॉपर्टी क्या करनी है, ये टिक कर लो। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अंडरलाइन, समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, इंग्लिश में भी टिक कर लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये CCC, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म मतलब कॉमन सिविल कोड। बस किस फॉर्म में इसकी बात मत करना, विवाह में। लिख लो, यहाँ साइड लिखो, विवाह, तलाक, गोद लेने के नियम और वसीयत, ये 4 अलग है बस। विवाह, तलाक, गोद लेने के नियम और वसीयत, ये अलग है बस। बाकी सब में CCC, कॉमन सिविल कोड चलता है। 45 पे आ जाओ। कौन से बच्चों की पढ़ाई की बात करेंगे? 3 से 6 या 0 से 6 कह लो, टिक करना। आरंभिक शिशुत्व देखरेख यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर, इंग्लिश में टिक कर लो, अर्ली चाइल्डहुड केयर, यहां लिख लो ECCE, अर्ली चाइल्डहुड, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर मिल गया लिखा हुआ, अंडरलाइन कर लो इसको। ECCE बोलते हैं इसको, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर आगे टिक करना। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ये शिक्षा स्कूल में मिलेगी क्या? अब मिलेगी स्कूलों में, क्योंकि अब स्कूल में नई शिक्षा नीति में 3 साल के बच्चे की एंट्री स्कूल में होगी। तुम्हें पता है ये बात? अब बच्चा PP1, PP2, PP3, फर्स्ट और सेकंड, ये नर्सरी में आ जाएगा सारा कुछ अब आगे। लेकिन अभी यहाँ हम याद करें कि आंगनवाड़ी, लिख लो यहाँ आंगनवाड़ी। 46 में किसकी बात करेंगे? SC ST की, टिक करना। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हित, यहाँ लिख लो इसके नीचे भाग 10, और हमें याद है 10 में भी सेम बात थी। और अनुसूची कौन कौन सी? 5 और 6, लिखते चलो। भाग 10 भी SC ST से था और अनुसूची 5, 6 भी SC ST की थी। भाग 10 और अनुसूची 5 और 6। अगले पेज पर आ जाओ। आर्टिकल 47 से पहले नीचे से पढ़ते हैं। 51 क टिक कर लो। 51 क मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य तो मैंने बताया ही नहीं, ये तो एक अलग से टॉपिक आएगा, इसको छोड़ो। 51 टिक करो। 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 50, हाँ विदेश नीति लिख लो, उसी से जुड़ी है, लिख लो विदेश नीति। सुरक्षा तभी तो होगी ना जब हम लोग विदेश नीति में सही सलामत काम करेंगे। इससे ऊपर टिक करना। 50 आधा आधा बांट देंगे, किस किस के बीच में? कार्यपालिका और न्यायपालिका, अंडरलाइन कर लो। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलग, तेरी शक्ति अलग तेरी अलग, लड़ना नहीं आपस में। 49 पे आ जाओ। शक्तियों के बंटवारे से पहले किसका ध्यान रख लो? स्मारकों का, देश का, तो टिक कर लो। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। इसके बाद अब ऊपर आ जाओ। 48 टिक कर लो। 48 में ये गौ हत्या पर प्रतिबंध, टिक करना। कृषि पशुपालन, अपने आप लिखो गौ वध पर रोक, गौ हत्या पर या गौ वध पर रोक, 48 में है।
लेकिन क्योंकि ये कानून नहीं है, इसलिए आज भी भारत सबसे बड़ा बीफ का निर्यातक है। जो गाय का मांस है ना, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत ज्यादा। और कहते हैं कि गाय का जो बच्चा पैदा नहीं हुआ ना और माँ के पेट में, गाय के पेट में, उसकी तो डिमांड बहुत ही ज्यादा है। उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं यूरोप की कंट्रीज के लोग, और हमारे यहाँ से वो गाय काट काट के उनका बीफ बाहर। और ये सब जानते हैं, ये ऐसा नहीं कि पता नहीं है। जो ये हिंदुत्व के ज्यादा नारे लगाते हैं ना, सबसे ज्यादा दिखावटी, सबसे ज्यादा बीफ का बाहर निर्यात भारत ही तो करता है, और ये इंडियंस को पता ही नहीं है। इतने अनजान नहीं बनना चाहिए। याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, एक आदमी था जिससे कि सब डरते थे, हरफूल सिंह जाट जुलानी। वो 1930 की बात कर रहे थे, अंग्रेजों के टाइम में। तब वो देखो बूचड़ खाने बंद करवाता था। तो बूचड़ खाने आज की देन नहीं है कि तुम सोचो नहीं अब चले हैं, ये अंग्रेजों से पहले भी थे, और अंग्रेजों के बाद जो ये हिंदुत्व के ज्यादा नारे लगाते हैं, अब भी एज इट इज चल रहे हैं और कोई बंद नहीं करवाता। आपको क्या लगता है हरियाणा में एक भी बूचड़ खाना नहीं चल रहा? अभी भी चल रहे हैं। मुझे ध्यान है, हम एक प्रोग्राम में गए थे चंडीगढ़, और वहां सीएम साहब भी आए हुए थे। एक औरत ने ये बात उठाई तो उसको तुरंत बैठा दिया, उसको मतलब दबा दिया क्वेश्चन को, और पकड़ के उसको बाहर ले गए। वो यही पूछ रही थी कि अंबाला, पता नहीं पंचकुला कहाँ का उसने जिक्र किया, वहां भी बूचड़ खाना कैसे चल रहा है, जबकि 15 में तो आपने अधिनियम ले आया आप। तो ये बात दबा दी जाती है, जबकि अभी भी चल रही है खुलेआम। चलो अगला टिक कर लें। कृषि और पशुपालन का संगठन, क्या लिखा तुमने यहाँ? गौ हत्या पर प्रतिबंध। 48 का बाद में आया, वन्य जीव की पर्यावरण की बात करेगा, टिक कर लो। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वां तुम्हें याद है कौन लेकर आया था? इंदिरा गांधी। और हमारे ऊपर क्या थोपे थे? कर्तव्य जनता के ऊपर। और उस टाइम पे कुछ अच्छे काम किए तो राज्य के भी बना दिए, जिसमें से 3-4 तुमने पढ़ लिए। 47 टिक कर लो। 47 किसकी बात करेगा बताओ? प्राथमिक कर्तव्य है। प्राथमिक कर्तव्य है, जीवन का ध्यान रखो, लोगों का शराब मत बेचो। अंडरलाइन कर लो। पोषाहार स्तर का ध्यान रखो, लोगों को इतना तो मिल जाए कि उनका पोषण पूरा हो। जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। लिखो प्राथमिक कर्तव्य। तो राज्य की प्राइमरी ड्यूटीज हैं, कम से कम इनको तो निभा ले राज्य। जीवन स्तर लोगों का ठीक हो, पोषण का स्तर ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक हो। इसके ऊपर लिखो 47B, ये ए पार्ट हुआ ना, यही लिख लो 47B। इसका बी पार्ट क्या है? मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। मादक पदार्थों के सेवन पर रोक, ब्रैकेट में लिख लो शराबबंदी। मादक पदार्थों के सेवन पर रोक, शराबबंदी। जीवन के साथ मादक पदार्थ को क्यों रखा गया? क्योंकि अच्छा जीवन तभी चलेगा जब ये इतने खुलेआम शराब नहीं बिकेगी। ठीक है, चलो ये हमने सारा पढ़ लिया, बाकी कल पढ़ेंगे।